लर्नर्स, कैसे हो आप सब? आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुआ है, कौन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नोट्स आपको इजी लर्निंग एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो। ये हमारा एप्लीकेशन है, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। तो आप जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे साइड मेन्यू में आपको फ्री मटेरियल में नोट्स मिल जाएगा। ऑल्सो क्लास 9 के लर्नर्स, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे नोट्स साइंस और सोशल स्टडी के भी मिल जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। माय नेम इज नीलिमा रॉय एंड मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सोशल स्टडी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं कि इंडिया का रिलेशन वर्ल्ड में कैसा है एंड ग्लोबल मेजर इश्यूज क्या क्या हैं, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले इस चैप्टर में। वी आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट पर्सन। आज के जमाने में हर कोई एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, हम हमारे सोसाइटी में किसी भी रीजन से एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, आपको है कि नहीं मैं क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है या फिर साइंस पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, चलो यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। तो जब आपने यूट्यूब का मदद लिया तो यूट्यूब आपको क्या कर रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे रिसर्च किए हुए वीडियोस को ला रहे हैं एंड आप उससे पढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप यूट्यूब पे डिपेंड हो। ऑल्सो आप जो स्कूल जाते हो, आप 9, 10, आप 10 के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, आपने बोर्ड पास किया है। 12 के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, आपने बोर्ड पास किया है। दैट इज कि वो आप कहीं ना कहीं स्कूल पे डिपेंड हो एक एजुकेशन के लिए। ऑल्सो आप दिखाना चाह रहे हो कि हाँ यहाँ से मैं पास आउट हुआ हूं, तो आप वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, आप उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड हो, ठीक है। सो आज के जमाने में हम कहीं ना कहीं हर जगह एक दूसरे के ऊपर क्या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। जस्ट एज इट इज ट्रू about individuals and society, it implies to different nation as well. Not only individual, not only एक के बेस पे कि हाँ हम इस पे डिपेंड है या उस पे डिपेंड है, बट सोसाइटी में ओवरऑल नेशंस भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कोई भी नेशन ये नहीं कह सकता कि मैं फुलफिल हूँ, आई डोंट नीड, मुझे किसी कंट्री का हेल्प नहीं चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं उनको हर एक कंट्री एक दूसरे से हेल्प चाहती है, मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। इस सिस्टम को जहां पे हर कोई इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी डिपेंड है कहीं ना कहीं, ठीक है, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो खुद सेल्फ रिलायंस है। ऑल्सो जिसे हम सोवरेन स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ओवरऑल क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। अ सिस्टम ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट या फिर सोवरेन स्टेट, जब ये साथ में मिलते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, दिस इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे और भी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, हम एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। दैट इज मैं कहीं ना कहीं यूट्यूब पे डिपेंड हूँ, यूट्यूब कहीं ना कहीं आप पे डिपेंड है, तो हम क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, सो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन और अदर। आज के जमाने में हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, चाहे वो एक पर्पस से हो या फिर 100 पर्पस से हो, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के ऊपर क्या है, लूप में डिपेंड है, ठीक है। इवन बिग नेशन हैव टू डिपेंड अपॉन बिग और स्मॉल नेशन, चाहे वो बड़ी नेशन हो या फिर छोटी नेशन हो,
एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, एक दूसरे के रिसोर्सेस पे डिपेंड करती है। थस इंटरडिपेंडेंस इज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम का इंटरडिपेंडेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट माना जाता है इंटरनेशनल सिस्टम का। मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम में ये दिख रहा है कि हम कहीं ना कहीं हर एक नेशन एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंड है। अब हम देखते हैं इंटर रिलेशन थ्रू दी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू कैसे इंटरनेशनल रिलेशन हमारा है। इंटरनेशनल अगर हमारा रिलेशन है तो उसमें कुछ ना कहीं पॉलिसी भी होगी, तो देखते क्या क्या फॉरेन पॉलिसी है। इवन एवरी नेशन हैज पॉलिसीज अबाउट इट्स इंटरनल डीलिंग आर ऑल्सो अबाउट इट्स रिलेशन विद अदर नेशन। हर एक कंट्री, ईच एंड एवरी कंट्री के पास अपना एक पॉलिसीज होता है। ये अगर हम कहीं ना कहीं अगर डील कर रहे किसी और कंट्री के साथ, तो हमारी कंट्री का सबसे पहले पॉलिसी होना चाहिए, कुछ तो पॉलिसी होना चाहिए बिफोर डीलिंग विथ अनदर कंट्रीज। और जब हम अनदर कंट्रीज के साथ डील करते हैं तो उस कंट्री का भी पॉलिसीज होता है। तो पॉलिसीज डीलिंग से पहले, इंटरनल डीलिंग से पहले हम क्या करते हैं, अपना पॉलिसीज को क्रिएट करते हैं कि यस ये मेरे रूल्स है, ये मेरे पॉलिसीज है, हम इस हिसाब से काम करेंगे। अगर आप इस पे एग्री करते हो तो साइन कर दो, ट्रीटी साइन कर दो, ठीक है। तो ये है एवरी नेशंस का क्या है, अपना एक फॉरेन पॉलिसी है, अपना एक इंटरनल डीलिंग का पॉलिसी है। सच पॉलिसी को क्या कहा जाता है, फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज, क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर के बारे में? क्या आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ पता है? नहीं पता है? पता है, वेरी गुड। नहीं पता है, चलो देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉर एक्चुअल में 2 वर्ल्ड वॉर फाउट किया गया था इन लास्ट सेंचुरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये कोई एक के नेशन का नहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो फाउट हुए थे वो 1914 टू दी 1918 तक ये चला था। ऑलमोस्ट 4 साल ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूरोपियन कंट्री सबसे मेजर रोल प्ले कर रही थी, ये सेंट्रल प्लेस में थी। दैट इज की यूरोपियन कंट्री उस टाइम में ग्लोबल सिस्टम में, ग्लोबली बहुत ही वी कैन से सुपर पावर में थी, एंड ऑल्सो वी कैन से ऑल ओवर दी वर्ल्ड में इसका एक सेंट्रल प्लेस था। यूरोप सबसे सेंट्रल प्लेस माना जाता था ऑल ओवर दी वर्ल्ड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन हुई थी वॉर करने के लिए, और काफी ट्रिमेंडियस वे में इकोनॉमिक लॉस हुआ था। इस टाइम में जितने भी कंट्री पार्टिसिपेट हुई थी, जितने भी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था वॉर में, बहुत लॉसेस इनको फेस करना पड़ा था। तो हम देखते हैं कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। तो देयर वर 2 ग्रुप्स थे, एक अलाइंड पावर ग्रुप्स और एक था आपका सेंट्रल पावर ग्रुप्स। सेंट्रल पावर ग्रुप्स की यूरोप का जो सेंट्रल प्लेस है उसको बोलेंगे सेंट्रल पावर। अलाइंड मतलब वो हो गया जो एक दूसरी जो कंट्रीज है, स्टेट्स है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही कि यस आई एम सपोर्टिंग यू इस वॉर में मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, चलो साथ में मिलकर के लड़ते हैं। दैट इज द अलाइंड पावर। अलाइंड पावर में कौन सी कंट्रीज थी? दैट इज ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, अमेरिका। सेंट्रल पावर में जो कंट्रीज थी दैट इज जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, देन इज तुर्की, बुल्गारिया। ये सारी कंट्रीज सेंट्रल पावर में थी। तो अलाइंड पावर में डिफरेंट कंट्रीज थी और सेंट्रल पावर में डिफरेंट कंट्रीज थी। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये देखा गया कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें को और बहुत सारी इकोनॉमिक लॉसेस हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड होने पे आया था, जब एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सारे नेशंस ये फेल किए कि अब हमें वॉर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस को झेले हैं, ठीक है, अब हमें वॉर नहीं करना चाहिए। बहुत लॉस हुआ है, लोगों का लाइफ भी डिस्ट्रॉय हुआ है, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जहां पे कोई भी अगर इशू है कोई भी कंट्री के बीच में, तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करेगी। दैट इज इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है लेगी ऑफ नेशन, ठीक है, ये बनाया गया था। बट लेगी ऑफ नेशन काम नहीं आया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी रेडी थे लोग। जैसे कोई ऑटोक्रेटिक
ऑटो क्रिएटिक जो रेगिमिन्स है, ठीक है, जैसे जर्मनी हो गए, इटली हो गए, स्पेन, ये सारे कंट्रीज जो है, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, ओके, ये कंट्रीज ने क्या सोचा कि सबसे पहले ऑटोक्रेटिक मतलब क्या, एक ऐसी कंट्री जहां पे वो कंट्री इनफ है अपना सेल्फ डिसीजन लेने के लिए, दैट इज वो किसी और के साथ डिसीजन नहीं ले रही, वो सेल्फ डिसीजन ले रही है, वेल डेवलप्ड कंट्री है। ये सारी कंट्रीज जैसे जर्मनी हो गई, इटली हो गई, स्पेन हो गई, एंड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रेडी हो गए। हे स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हो क्लास 9 के लर्नर्स लाइव बैचेस में, तो आप विक्ट्री 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। विक्ट्री 2.0 में ये है हमारी टीम, ये सारे टीचर्स मिलके आपको पढ़ाएंगे। फुल ईयर बैच है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है, फ्री टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटोरशिप इंक्लूडेड है, एंड ऑल्सो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते रहते हैं। नोट्स भी आपको मिलता है, एवरी सब्जेक्ट का आपको नोट्स भी मिलेगा। इजी लर्निंग आपके अवेलेबल है मोबाइल में, टैबलेट, पीसी, आप कहीं पे भी देख सकते हो, ठीक है, कहीं पे कोई भी गैजेट्स में आप क्लास देख सकते हो। ऑल्सो सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं उनके आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कैसे इनरोल करना है, इनरोल इस वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू बाय विक्ट्री 2.0। सो स्टूडेंट्स, ये जो विक्ट्री 2.0 इनकी जो फीस है वो है 5000 रुपीज। ये मंथली है या फुल ईयरली फीस है? तो ये फुल ईयर फीस है, ये इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। अगर आपको बैच से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपका सारा डाउट्स यहाँ पे क्लियर होगा। कोई भी क्वेरी है तो इंक्वायरी अगर आपको है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया था और लीग ऑफ नेशन काम नहीं आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो फाउट होना स्टार्ट हुआ था, दैट इज 1939 से 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर चली थी। इसमें ये वर्ल्ड वॉर देखा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड वॉर था। इसमें मतलब ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, ज्यादा परेशानी वाला ये था, ठीक है। इसमें बहुत लोग मरे हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, बहुत सारी चीजें लॉस हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज्यादा। इसमें देखा गया कि मोर एडवांस वे में टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जो कंट्रीज थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट की थी, उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने जो किया है उसके कारण बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने पड़े हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस को देखने पड़े हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ कंट्रीज जो पार्टिसिपेट किए उसे ही नहीं, इवन इफ ऑल ओवर द वर्ल्ड में पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस छा गया था। ओके, सो कौन सी कंट्रीज है जो इन्वॉल्व हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? तो अलाइंड पावर, एक ऐसी कंट्री जो अपना डिसीजन खुद लेती है, एक एक्सेस पावर दिया गया था, ठीक है। अलाइंड पावर जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत रशिया, चाइना, अमेरिका, ये सब पार्टिसिपेट की थी अलाइंड पावर में। एक्सेस पावर में देखा गया जर्मनी, जापान, इटली, ये सब पार्टिसिपेट हुई थी एक्सेस पावर में। तो दो पावर थे, ठीक है, दोनों वर्ल्ड वॉर में। ओके, अमेरिका ने मेजर रोल प्ले किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन को मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने क्या किया? अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज किया, न्यूक्लियर वेपन को ड्रॉप डाउन कर दिया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, 2 सिटीज में वो न्यूक्लियर बॉम्ब को गिरा दिया। कब हुआ था ये? तो 1945 में 6 एंड 9 अगस्त को ये हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारी लाइफ स्पॉइल हो गई थी, चीजें वहां पे पूरी खत्म हो गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन को यूज किया गया। न्यूक्लियर वेपन जब यूज किया गया, इसमें देखा गया कि बहुत सारी चीजें लॉस हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है। तो यहाँ पे देखा गया कि अमेरिका के साथ क्या हुआ? कोल्ड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका अपने आप को सुपर कंट्री मान करके, सुपर पावर मान करके कोल्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दी। कोल्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया।
कोल्ड वर्ल्ड वॉर आपका शुरू हुआ था 1945 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद ही कोल्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वर्ल्ड वॉर 1945 से शुरू हुआ, 1991 तक ये चला था। बहुत लॉन्ग पीरियड तक कोल्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था। कोल्ड वर्ल्ड वॉर की एक कमाल की बातें थी कि इसमें डायरेक्टली फाउट नहीं हुआ था, डायरेक्ट लोग वॉर नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि सोवियत रशिया और अमेरिका ये दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, नहीं, साथ में नहीं लड़ रहे। ये क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली जो अमेरिका, मान लो कि अमेरिका का साथ अगर कोई भी दे रहा है तो सोवियत रशिया क्या कर रही है, जो भी कंट्री अमेरिका का साथ दे रही है सोवियत रशिया उस पर अटैक कर रही है। अगर कोई भी कंट्री सोवियत रशिया को सपोर्ट कर रही है, अलाइंड कर रही है, तो एट दैट टाइम अमेरिका क्या करती थी, जिसने भी अलाइन किया है सोवियत रशिया को उसके ऊपर वॉर कर। सोवियत रशिया और अमेरिका कभी साथ में वॉर फाउट नहीं की थी। ये थोड़ा अलग वॉर था, ये थोड़ा अलग वॉर था। इसमें कोई भी वेपन्स को डायरेक्टली यूज नहीं किया गया था। ये दो ऐसे कंट्रीज थे जिनके बीच में टेंशंस चल रहा था। टेंशन के कारण बहुत बहुत चीजें हैं जिसके कारण से बाकी कंट्रीज उसके लिए रिलायबल बनी थी। ओके, क्या व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वर्ल्ड वॉर? कोल्ड वॉर का क्या इफेक्ट था? सबसे पहला, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन हुआ था। सेकंड, डिप्लोराइजेशन हुआ था, वर्ल्ड का दो पार्ट में वर्ल्ड हुई थी। थर्ड, आर्म रेज हुआ था। फोर्थ, क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। फिफ्थ इज नॉन अलाइनमेंट हुआ था। एक एक करके देखते हैं ये सारे जो इफेक्ट्स है कैसे हुए थे, क्या क्या हुआ था इसमें। सबसे पहले क्रिएशन हुआ था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुआ था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में नाटो बना था, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका के डोमेन्स के अंदर आई थी और इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, नाटो में, वो लोग पार्टिसिपेट किए थे। इसमें ऑल्सो वॉरसॉ पैक्ट हुआ था, ठीक है, अंडर द कमांड ऑफ सोवियत यूनियन। नेक्स्ट जो आता है आपका डिप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में दो पार्ट हो गया था, दैट इज एक सोवियत रशिया और एक अमेरिका। ये दो सुपर कंट्रीज थी, सुपर पावर कंट्रीज थी और ओवरऑल वर्ल्ड को कहा जा रहा था यही दो पार्ट में डिवाइड होने, चाहे तो अमेरिका का साथ देने या नहीं तो सोवियत रशिया का साथ देने के, ये टू ग्रुप्स का साथ देने के लिए, ठीक है। थर्ड क्या आता है आपका आर्म रेस। सुपर पावर जो कंट्रीज थी जैसे अमेरिका और सोवियत रशिया, इन्होंने क्या किया, लार्ज स्केल पर आर्म्स को बनाना शुरू किया। अब आर्म्स अगर बन रहे हैं, वेपन्स अगर बन रहा है तो वो डिस्ट्रक्टिव, मतलब मोस्ट डेंजरस, मतलब हम कह सकते हैं वॉर क्रिएट हो सकता है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, ठीक है। बट बहुत सून उनको ये रियलाइज हुआ कि हमें आर्म्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो शांति है, इससे इंटरनेशनल जो पीस है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। एफर्ट्स ये लोग ने क्या किया, अब हम धीरे धीरे वेपन्स को कम करेंगे और चीजों को कंट्रोल करेंगे। जो भी डिस्कार्पमेंट हो रहा है उसे हम लॉन्ग पीरियड में जो भी हो रहा है उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो कुछ क्रिएशंस हुआ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का। कौन से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आए थे, दैट इज फर्स्ट, दैट इज द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये साथ में मिलके आए। इन्होंने अपना एक ट्रीटी साइन किया और ये चाहते थे कि ये सब साथ में मिलके काम करें। दैट इज सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जितने भी आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे ये साथ में मिलकर के काम करना शुरू किए। इन्होंने एसोसिएट किया साउथ ईस्ट एशियन नेशन को, जिसे हम ASEAN भी कहते हैं। इसी पीरियड में, इसी मतलब कोल्ड वॉर के टाइम में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना था, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के पावर पे हम ये टू सुपर पावर्स को छोड़ करके हम अलग से अपना ट्रीटी साइन करें। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो इफेक्ट हुआ था, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर। नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट मतलब, अलाइंड मतलब हो गया जो पावर कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, वो एक दूसरे का साथ दे रही कि हम आपके वॉर में साथ देंगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट हो गया कि मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, ठीक है, मैं वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा।
तो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज ने क्या किया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन्होंने बोला हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हमें नॉन अलाइंड करो, हम किसी के साथ भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम खुद से डेवलप करेंगे, हम अपना देख लेंगे, हम खुद से डेवलप करेंगे। इन दिस मूवमेंट, इस टाइम पे 1961 में जो लीडरशिप थी, जिसने भी नॉन अलाइंड मूवमेंट क्रिएट किए थे, जिन्होंने बोला था हम साथ नहीं देंगे, उस टाइम में जो लीडरशिप था, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे गामल अब्दुल नासिर, फिर प्रेसिडेंट जो घाना के थे डॉक्टर क्वामा नुक्रूहमा, ठीक है। नेक्स्ट जो आए प्रेसिडेंट युगोस्लेवा का, ठीक है, दैट इज मार्शल टीटो। ऑल्सो प्रेसिडेंट जो है इंडोनेशिया का, दैट इज डॉक्टर सुकर्नो, ठीक है। ये सब ने मिलकर क्या किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किया कि हम किसी का भी साथ नहीं देंगे। यहाँ पे बात हो रही थी कि अगर हम किसी का भी साथ देते हैं तो हमारे पर ही वॉर होता। एग्जाम्पल, अगर हम अमेरिका का साथ देते तो सोवियत रशिया हमारे पे हमला करती, अगर हम सोवियत रशिया का साथ देते तो अमेरिका हमारे ऊपर हमला, ठीक है। ये चल रहा था, तो इसकी वजह से हमने क्या डिसाइड किया कि हम किसी का साथ नहीं देंगे, हम सेल्फ इंडिपेंडेंस बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और हम खुद धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट? नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेन एम क्या था, क्यों हमने डिसाइड किया नॉन अलाइंड मूवमेंट क्रिएट करने के लिए? सबसे पहला, हम अपोज करते हैं कॉलोनिज्म, क्योंकि 100 साल ऑलरेडी हमने ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर चुके हैं, इंफरिज्म हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और रेसिज्म, मतलब हम रिलीजियस के बेस पे या फिर कोई भी एक हम इनइक्वालिटी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट हैज एनकरेज द रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। यहाँ पे एक्चुअल में अगर नॉन अलाइंड मूवमेंट जो भी है वो पीसफुल है, मतलब वो शांति चाहती है, कुछ और नहीं चाहती। हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं चाहते, हम इंटरनेशनल झगड़े नहीं चाहते हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट बेसिकली जो बेस्ड है कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्या क्या प्रिंसिपल है? ये जितने भी कंट्रीज जिन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट को क्रिएट किया, इनका मेन मानना था कि हमें ह्यूमनिज्म चाहिए, हमें शांति चाहिए, पीसफुल चाहिए, ठीक है, हमें ग्रो करना है, डेवलप करना है। नेक्स्ट इज हमें इक्वालिटी चाहिए, हम इनइक्वालिटी में नहीं रह सकते, रेसिज्म में हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो 100 ईयर्स है वो कॉलोनिज्म में निकल गया है, ठीक है। हमारे ऊपर ब्रिटिश ने बहुत राज किया है, अब हम नहीं चाहते कोई भी पावरफुल कंट्री, कोई भी सुपर पावर कंट्री आकर के हमारे ऊपर फिर से गुलाम करे, मतलब हमारे ऊपर राज करे, ठीक है, ऐसा हम नहीं चाहते। सो अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डिड कोल्ड वॉर एंड। कैसे कोल्ड वॉर एंड हुआ? नॉन अलाइंड तो हुआ ही था, बट उसके बाद कैसे हुआ? सबसे पहला, सोवियत रशिया ने क्या किया, एडॉप्ट किया एक पॉलिसी को जिसका नाम है ओपनिंग अप द इकोनॉमी। हम इकोनॉमी को ओपन करते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या था? एक्चुअल में क्या हुआ था सोवियत रशिया के साथ? सोवियत रशिया एक बड़ी सी एशियन, मतलब हम कह सकते हैं सोवियत रशिया जो है बहुत बड़ी कॉन्टिनेंट थी, ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री थी। इसमें डिफरेंट जो स्टेट्स थे उन्होंने क्या किया, वो साइड हट गए। उन्होंने बोला हम भी नॉन अलाइंड है, वो साइड हट गए। क्यों हटे? क्योंकि अगर वो नहीं हटते, अगर वो सोवियत रशिया का साथ देते तो अमेरिका उसके ऊपर वॉर करती। इसलिए वो जो सोवियत रशिया के आसपास जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने क्या किया, साइड हट गए। वो लोग बोले हम सेल्फ इंडिपेंडेंस बनना चाहते हैं। सोवियत रशिया के भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अलग हो गए सोवियत रशिया से, एंड वो अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिए। स्टेट एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। वो लोग ने क्या बोला, हम नॉन अलाइंड है, हम कोई भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। इससे क्या हो गया, मान लो अगर एक सोवियत रशिया है और इसमें 100 स्टेट्स है, 100 स्टेट्स में अगर 20 लोग साइड हो गए, फिर भी 80 लोग हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगी, सोवियत रशिया की पावर लूज होने लगी, क्योंकि पहले 100 थी, अब 80 है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, 70, 60, 50 ऐसे। तो सोवियत रशिया अपना पावर धीरे धीरे लूज कर रही थी। इसकी वजह से, क्योंकि उनका साथ ज्यादातर कोई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या, इकोनॉमिक पॉलिसी को ओपन किया। तो प्रेसिडेंट थे उस टाइम में सोवियत रशिया के, दैट वाज मिखाइल गोर्बाचेव ने एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम है पेरेस्ट्रोइका, जिसे हम रीस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं।
ऑल्सो ग्लासनोड मतलब हो गया ओपननेस, ठीक है। तो हम रिस्ट्रक्चर करके ओपननेस करेंगे किसका, इकोनॉमी का, ताकि हमारे अब हम फोकस करेंगे डेमोक्रेसी के ऊपर और हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। As the East European countries under the influence of the Soviet Russia adopt the capitalist and democratic path, the regime is changed. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही सोवियत रशिया ने, जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, ये इन्फ्लुएंस हुए किससे, सोवियत रशिया से, क्योंकि सोवियत रशिया ने क्या अडॉप्ट किया, कैपिटलिस्ट को अडॉप्ट किया और डेमोक्रेटिक को अडॉप्ट किया, और इसके पास इनके चेंजेस होने लगे। इन्होंने ये अब डेवलपमेंट के लिए काम करने लगे। रेगिमेंट्स मतलब हो गया कि ऐसी कंट्री जहां पे गवर्नमेंट जो चूज हुई थी वो बहुत ही अनफेयर वे से हुई थी, ठीक है। तो अब हमें गवर्नमेंट चूज करना है फेयर वे से, और हम अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री भी बनाएंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ, द सोवियत रशिया डिसइंटीग्रेटेड एंड सेवरल न्यू नेशन वर क्रिएटेड आउट ऑफ इट। सोवियत रशिया क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, अलग अलग पार्ट हो गए, तो जिसकी वजह से सेवरल न्यू नेशंस बनना शुरू हुआ, ठीक है। और यहाँ पे सोवियत रशिया ने देखा कि एक सोवियत रशिया से क्या निकल के आ गया, रशिया निकल करके आ। तो आज की डेट में हम सोवियत रशिया ना बोल करके रशिया कहते हैं, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हो। नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, इसमें क्या होता, व्हाट वाज द वर्ल्ड वॉर आफ्टर कोल्ड वॉर, क्या हुआ था दुनिया में आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद, ये हम देखते हैं। अमेरिका सुपर पावर ही बना था, अमेरिका रिमेन्ड ओनली अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका सुपर पावर कहलाता था। सेकेंड, कंडक्टिव एटमोस्फेयर रिलीव्ड हुआ था, जिसमें ग्रोथ को, ट्रेड को ग्रो किया गया था, इकोनॉमिक रिलेशन को बिल्ड करना था, ताकि हम अच्छे से ट्रेड कर पाए। नेक्स्ट इसकी यहाँ पे एफर्ट्स देखा गया कि लोगों का जो एक इकोनॉमी ग्रो करने का रिलेशन, अगर हमें इकोनॉमी ग्रो करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एनिमी नेशन से बदल करके हमें रिबेल नेशन बनना पड़ेगा। रिबेल नेशन मतलब कि यहाँ पे हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए हमें वैसा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कि हाँ हम कंपटीशन के नजर से एक दूसरे को देखेंगे, ना कि दुश्मनी के नजर से देखेंगे। उसके बाद यूएन, कोल्ड वॉर के बाद जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ताकि नेक्स्ट कोई भी ऐसा वॉर ना हो, उसके लिए यूएन आया, यूनाइटेड नेशन का मेन काम ये था कि मेंटेन करना ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को, ठीक है, ये था यूएन का काम। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज बिकेम मोर ओपन। हर एक कंट्री के बीच में इकोनॉमिकली और ट्रेड, ये दोनों का रिलेशन बढ़ गया, ग्रो हो गया, ठीक है, अच्छा हो गया, बॉन्ड अच्छा हो गया, ओके। कैपिटल, लेबर, मार्केट या फिर और भी जो सर्कुलेटिंग ग्लोबली वो हम इंफॉर्मेशन शेयर करने लगे, ओके। The give and the take of the ideas among the people all over the world grew. लेन देन का हम कह सकते हैं कि आइडिया लोगों के माइंड में ग्रो हुआ कि चलो मेरे पास ये रिसोर्सेस है, मैं आपको ये देता हूँ, आपके पास वो है, आप मुझे ये रिसोर्सेस दो। दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल शेयरिंग लोगों के बीच में बढ़ गई। ड्यू टू द रिवॉल्यूशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब इन्वेंशन हुआ, ठीक है, रिवॉल्व होना शुरू किया, रिवॉल्यूशन आया, डिफरेंट इवेंट्स बने, ठीक है, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ हर एक जगह, हर एक एरा में, ठीक है, हर एक जगह पे, हर एक कंट्रीज में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईटी। सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है दी एंड। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। चलो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। द कोल्ड वॉर ended with the UN dash establishment of the United Nation, disintegration of the Soviet Union,
क्रिएशंस ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग डैश इज नॉट एन एक्सेस पावर? जर्मनी, इटली, बेल्जियम, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना दैट इज division of the world into two power blocks is called dash globalization, न्यूक्लियर एक्सलेशन या फिर डिप्लोराइजेशन या फिर इंटररिलेशनिज्म। आंसर कमेंट में जरूर देना अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा था तो अभी मैंने बता दिया है सब। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ऑल्सो इजी लर्निंग एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।